नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की और इससे बचाव के लिए तैयारियों की। इस मुद्दे पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के 5,880 नए मामले दर्ज किए गए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 35,199 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में लगभग 10% का उछाल देखा गया है। बीते रविवार को ही दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 4 मरीजों के निधन की सूचना भी है। महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले प्रकाश में आए हैं। हालांकि आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल ठीक होने की जो दर है वो 98% 73 है। इस बीच बढ़ते नए मामलों के चलते केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सोमवार और मंगलवार को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। मुद्दा पैनिक होने का नहीं पर सावधानी का जरूर है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का मुद्दा हर किसी के स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसलिए यह जानना समझना जरूरी है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है, कौन सा नया संक्रमण है, खतरा क्या है, कितना है, तैयारी कैसी है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीति आयोग में स्वास्थ्य क्षेत्र के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर के मदन गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन गोपाल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर जी से, जो डॉक्टर CG पंडित नेशनल चेयर ICMR से हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर रमन। और हम बात करेंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली के मेडिसिन विभाग के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अनिल गुर्टो जी से। अनिल जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और जुड़े हुए हैं साथ में LNJP अस्पताल नई दिल्ली के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत मदन गोपाल जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा कोरोना संक्रमण का है। फिर से एक बार तेजी के साथ देश में मामले उभर के आ रहे हैं। कई राज्यों में जो खबरें सामने आई हैं उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्या ये कोई नया वेरिएंट है? क्या स्थिति है? ये अचानक मामले उभर के क्यों आए हैं? मनोज जी, जैसे पिछले साल का भी डेटा देखेंगे आप, हमारा जब इन्फ्लुएंजा सीजन खत्म हुआ था उस समय के बाद, जैसे टेल एंड ऑफ इन्फ्लुएंजा सीजन में के बाद कोरोना के केसेस बढ़े हैं। और रही बात वेरिएंट्स की, और पिछले 18-19 महीने में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट हमने जो पिछले साल देखा था उसी के सब लीनेजेस हैं, कोई नया वेरिएंट नहीं है, उसी के सब लीनेजेस हैं। बीच बीच में जैसे वायरस को अगर जैसे प्रोपोगेट करना रहता है तो अपना स्वरूप बदलता रहता है जी, लेकिन वो वेरिएंट चेंज नहीं हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात है। हमने अल्फा देखा, डेल्टा देखा, उसके बाद ओमिक्रॉन का वेव देखा, 3 हमने लहर देखी है। और ये तीसरे लहर के बाद जो ओमिक्रॉन है वो अपना थोड़ा थोड़ा जो सब लिनिएजेस हैं उसके वही रूप है। अभी जो वर्तमान में जो नए केसेस देखने को मिल रहे हैं तो आपका XBB.1.16 जो वेरिएंट है जो दिखा गया है, वो सब जगह, इवन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका जो आपका जीनोमिक सर्वेलेंस का डेटा है वो भी यही बताता है कि कोरोना के XBB वेरिएंट ही सब जगह केसेस आ रहे हैं। और उसके बाद एक और जो नई चीज इसमें देखने को मिली है अभी, जो आपका टेस्ट पॉजिटिव रेट्स वो अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पहले हमारा 0.1 से नीचे हो गया था, जी, अब आपकी 3.89 के करीब पहुंच गया आज की डेट में। तो इसी उस हिसाब से चल रहा है। इसमें कोई वैसे घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल स्वाभाविक उसका हिस्ट्री है वायरस का। वायरस से भी प्रोपोगेट करता है, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि वेरिएंट चेंज नहीं हुआ है, वो एक बहुत अच्छी बात है। और जी, इसके सब लिनेजेस होते रहेंगे, प्रोपोगेट होता रहेगा और धीरे धीरे ये आम एंडेमिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। जी, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर रमन, जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो केस उभर के सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार कोरोना के जो मरीज हैं उसमें 38% जो हैं, वो जो केस हैं वो नए वेरिएंट के हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, हमको दो चार चीजें पहले समझ लेना जी, पड़ेगा। एक तो क्या है, हमको एक याद रखना पड़ेगा, ये पिछले 16 महीने में ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसके ही सब लिनिएजेस और वेरिएंट्स दिख रहे हैं।
आप अगर पुरानी हिस्ट्री अगर हमारी याद करें जी तो हर 6 महीने को वेरिएंट बदलता था। ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, हम डेल्टा से कंपेयर करें तो ये माइल्ड वेरिएंट हुआ था कि जिससे बुखार आता था, हॉस्पिटलाइजेशन, बुखार, खांसी, जुकाम, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुआ करता था ओमिक्रॉन। अभी क्या हुआ है कि ये तो आरएनए वायरस विषाणु है, ये ये इसमें म्यूटेशंस बहुत कॉमन होते हैं। तो जब ये म्यूटेट करेगा तो अभी वो वही लीनिएज के अंदर म्यूटेट कर रहा है, इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं विषाणु का। जी ये विषाणु की सिविरिटी जब तक नहीं बढ़ती है तब तक हमको इससे डरने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ बढ़ना अगर दिखा तो प्रॉब्लम है। अब ये नंबर क्यों बढ़ रहे हैं? नंबर इसलिए बढ़ रहे हैं कि ये आरएनए विषाणु है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन चालू है, तो इनमें एक किस्म की रेस लगी हुई है कि कौन सा ऐसा विषाणु मेरे ही फैमिली का मैं ऐसे तैयार करूं कि जो जल्द से जल्द दूसरे इंसान के अंदर जाके इन्फेक्शन करेगा, क्योंकि विषाणु को भी जिंदा रहना है। तो विषाणु क्या करता है, अलग अलग वेरिएंट्स बनाता है। उसमें हमारे यहाँ XBB 38% लोगों में दिखाई देता है। अब इससे बहुत डरने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप अगर ये वेरिएंट के बारे में अगर देखें तो अमेरिका में ये वेरिएंट अक्टूबर महीने से चालू है। जी अभी ये जब मार्च का अगर डेटा अगर आपने देखा अमेरिका का, तो उसमें हमको क्या दिखाई देता है कि सबसे ज्यादा ना उसका जो पीक था ये प्रोपोर्शंस का भी, वो सबसे ज्यादा 0.4% था। इसका मतलब क्या है? 0.4, अगर 1000 लोगों को मैं टेस्ट करूं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनमें से सिर्फ 4 लोगों में हमको ये दिखाई देगा, 0.04 था वो, जी 4 लोगों में हमको XBB वेरिएंट दिखेगा। अब ये जो XBB वेरिएंट 1.16 जो उधर दिखा था, अभी तो कम हो रहा है। हमारे यहाँ भी हमने क्या देखा, जनवरी में रिपोर्ट हुआ, 3 महीने में हमको ये दिखाई दे रहा है कि अभी भी XBB वेरिएंट ये ज्यादातर लोगों को होते हुए दिख रहा है, जो आप बोल रहे हैं 38% है। लेकिन हमको एक समझना है कि क्या इस वेरिएंट से कुछ बड़ा बदलाव आया? कहीं कहीं आया नहीं है। अब जब कोई बीमारी एंडेमिक होने को जाती है जी तो एंडेमिक का मतलब ये होता है कि साइलेंटली वो अपने अपने एरियाज में, अपने लोगों में वो वहां रहती है। जब वो रहती है तो आप जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतनी उसकी संख्या बढ़ेगी। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की एक खासियत जो बदलाव मॉनिटरिंग में आना चाहिए वो ये है कि नए इन्फेक्शन की गिनती करना, ये कोई हमको पब्लिक हेल्थ पॉलिसी चेंज करने में काम नहीं आएगा। हमको कौन सी चीज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि ये अगर विषाणु सीवियर डिसीज ज्यादा बनाता है, जी हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ाता है, डेथ बढ़ाता है। अब संख्या तो आपको ये सीजन में लोग जो टेस्ट करते हैं, आप इन्फ्लुएंजा देखेंगे, एडिनो वायरस, ये दोनों कॉमन है अभी भी। तो इस वक्त क्या होता है, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको बोलेगा कोविड टेस्ट चाहिए, इन्फ्लुएंजा की टेस्ट चाहिए और आप एडिनो वायरस भी करिए। लेकिन सबसे सस्ती अगर कोई टेस्ट होती होगी, अगर वो सरकारी दवाखाने में न जाए, तो वो कोविड की होती है। तो हमको एक्सीडेंटल डिटेक्शंस ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि ये मौसम ही है, जी इसमें रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके तमाम पहलू हैं और हमारा इस कार्यक्रम का मकसद भी जो है वो पैनिक फैलाने का नहीं है, ना आपको डराने का, बल्कि एक जागरूकता और सावधानी का है। क्योंकि अगर सावधानी रखेंगे, जागरूक रहेंगे, तो कोरोना संक्रमण का चाहे कोई भी वेरिएंट हो, उससे आप भी बचेंगे, दूसरे भी बचेंगे और देश भी बचेगा। अनिल जी, अगर ये वेरिएंट या संक्रमण हम कहें कोरोना का जो नया उभर के सामने आ रहा है या जो भी है, अगर ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन जिस स्तर पे तैयारी की गई है, सरकार अतिरिक्त सावधानी बरत रही है इस बार कि किसी प्रकार का कोई इस तरह का एक एकेडमिक वो पैनिक ना फैले, आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? जो आज के दौर में जो तैयारियां और जो कार्यक्रम इससे जुड़े हुए आ रहे हैं, वो हमने लिए हैं पिछले 3 साल के लेसन्स लर्न्ड के आधार पे। जो पिछले 3 साल में अनुभव पैदा हुआ है कि हमने जिस तरह से इसको टैकल किया है,
उस उन सभी अनुभवों को लेकर एक नया फ्रेमवर्क बना है जिसको बोलते हैं हम रिस्क बेस्ड अप्रोच, यानी जोखिम और संभावनाओं पे आधारित एक अप्रोच, जी, जिसमें अहम रोल है मॉक ड्रिल्स का। ये अप्रोच इसी वक्त हमने इसलिए कायम कर दी है कि अभी खतरा इतना फैला नहीं है। क्षितिज पे, हॉराइजन पे एक सिग्नल उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फोकस किस पे है? सर्वेलेंस और हॉटस्पॉट। अगर कहीं भी तेजी पकड़ता है ये वायरस, कोई भी एक मोहल्ले में, एक कस्बे में, तो उसी वक्त वहाँ पर कार्रवाई फोकस हो जाती है। तो हॉटस्पॉट बेस्ड सर्वेलेंस, सिंड्रोमिक भी और जीनोमिक भी दोनों जुड़ गए हैं। तो सर्वेलेंस कायम है। और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है मॉक ड्रिल्स। मॉक ड्रिल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 सालों में जो हमने देखा है कि जब एकदम से समस्या उभरती है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो इतना दबाव पड़ता है अस्पतालों के रिसोर्सेज पे कि रिसोर्सेज कम पाए जाते हैं, जी, या रिसोर्सेज पूरे होते हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन, दबाव में जो कोऑर्डिनेशन है इंटर लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। तो रिसोर्स की तैयारी और कोऑर्डिनेशन की तैयारी ये तब कर रहे हैं हम जबकि खतरा उभरता दिख रहा है, लेकिन अभी हमारे दरवाजे के अंदर आया नहीं है पूरी तरह, ताकि अगर कल को ये आता है खतरा उभर के, तो हमारा जो सिस्टम है वो पूरे ऑप्टिमल वे में रिस्पॉन्ड करे। तो मॉक ड्रिल और रिस्क बेस्ड अप्रोच पर आज सारा एफर्ट केंद्रित है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर सुरेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार पिछली बार जो तस्वीर उभर के सामने आई थी उसने हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे। जाहिर सी बात है, सरकार पहले से सावधानी बरत रही है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लगातार अस्पतालों के संपर्क में है, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो मंत्रालय के अधिकारी हैं, उनके संपर्क में हैं। आज खुद अस्पताल जाकर उन्होंने चीज़ों का निरीक्षण भी किया। आप तैयारियों को कैसे देख रहे हैं और पिछली बार से हमने क्या सबक लिया है? पहली जो प्रीवियस वेव्स थी उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन की बड़ी भारी प्रॉब्लम हुआ था और पेशेंट्स को आईसीयू बेड्स नहीं मिल पा रहे थे। जी, ज्यादातर लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था, लोगों को बहुत रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था पेशेंट्स को। वो स्थिति दोबारा ना आए इसके लिए हम बड़े व्यापक स्तर पर हम अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको चेक कर रहे हैं। हमारा जो ऑक्सीजन का सप्लाई चेन है उसको चेक कर रहे हैं। हमारे जो उपकरण हैं जैसे वेंटिलेटर है, बाईपीएफ मशीन है, एचएफएनओ है, सिलेंडर्स हैं, हमारी जो पूरी सिस्टम है उसको कितना वो तैयार है कि यदि केसेस बढ़ते हैं तो उसको हम कितना कम समय में बेहतर इलाज या जल्दी से जल्दी हम कैसे उसको बेड्स हॉस्पिटल में मुहैया करा सकते हैं। ये सारा सिस्टम हम इस 2 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें हम चेक करने जा रहे हैं। और हमने देखा है कि पहले ही जो वेव्स थी उसमें हमारी जानकारी सीमित थी और काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे, प्रोटोकॉल्स नहीं थे, दवाइयों के बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन था, क्या दें क्या नहीं दें। पर अब जैसा डॉक्टर गुट्टू ने बताया कि अब हमारा अनुभव बहुत 3 साल में हम बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं इस वायरस के बारे में, और अब हमारा जो मैनेजमेंट है बहुत रोबस्ट है, बहुत इफेक्टिव है और बहुत डिसिसिव है। और अभी आपने देखा होगा कि डेथ्स जो कोविड की वजह से हैं वो नहीं हो रही हैं। जो भी डेथ्स हो रही हैं अन्य बीमारियों की वजह से हो रही हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक है या किसी को डायलिसिस का पेशेंट है या किसी को कैंसर है, टीबी है, और उसको यदि कोरोना का संक्रमण आ जाता है तो उन्हीं लोगों की डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं। यदि हम लोकनायक की बात करें, अभी हमारे पास 12 पेशेंट भर्ती हैं और ज़्यादातर पेशेंट वही हैं जिनको अन्य बीमारियां हैं। केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको की अन्य बीमारियां नहीं हैं। और इस बार हमने देखा है कि पेशेंट्स रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, एडमिशंस कम हो रहे हैं, संक्रमण जरूर 20% से ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट देखें आप दिल्ली का तो 20% से ऊपर है, पर नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। 98% बेड अभी भी खाली हैं, सिर्फ 2% बेड ही ऑक्यूपाइड है। तो ये जो हमारा ड्रिल है इसका उद्देश्य ये है कि हम अपना सिस्टम को हाई अलर्ट पे रखें पूरी तरह से। जो हमारी कहीं पर भी ऑक्सीजन सप्लाई में या कहीं पर भी आईसीयू का जो बेड्स हैं या वेंटिलेटर हैं वो पूरी तरह से तैयार रहें, सिस्टम अलर्ट रहे। जी, बिल्कुल। मदन गोपाल जी, ये बात मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि मुद्दा पूरे देश की स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य सेवाओं का है, राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन का है। अलग अलग राज्यों में इस तरह के जो मामले हैं कोरोना संक्रमण के, वो उभर के सामने आ रहे हैं कई राज्यों में। ये बात ठीक है कि हालात डरावने नहीं हैं,
स्थितियां नियंत्रण में हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि स्थितियां बिगड़ नहीं सकती, उसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। अगर पिछली बार की घटनाओं का मैं उल्लेख करूं तो क्या हमने सबक लिया है? किस तरह स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर पूरे देश में किया गया है? किस तरह केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं? राज्यों के साथ क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने पूछी है। जी अब जैसे आप देखेंगे कि पहला जब वेव हुआ था हमारा, तो उस समय जो तैयारी, एक जो हमारे जो एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, तो उनको एक दायित्व तो मिला था कि कैसे प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की तैयारी होनी है। तो उस समय जैसा कि बताया कि आईसीयू और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी मरीजों को, तो ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं मुहैया करेंगे, मतलब तैयारी हो चुकी है जी। उसकी। और उसके बाद एक निगरानी भी रख रहे हैं कि आप ऑक्सीजन बेड से, जैसे आईसीएमआर ने एक रजिस्ट्री बनाई है अस्पतालों की, जो भी कोविड के मरीज उस अस्पतालों में आ रहे हैं, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी तो, ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं पड़ रही मरीजों को, या उनको आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत तो नहीं पड़ रही, वैसा भी कोई केस नहीं मिल रहा है। लेकिन तैयारी के हिसाब से देखा जाए, फर्स्ट वेव में हमने तैयारी करी थी करीब करीब, अगर रोज का देखेंगे, रोज हमें औसतन करीब करीब 5 या 6 हजार आ रहे हैं। उस समय की तैयारी के हिसाब से जब डेल्टा वेव हुआ था, तो हमारी तैयारी थी करीब करीब 2 लाख केसेस पर डे को, उसको उसको उसकी उतनी क्षमता हम लोगों ने विकसित कर ली थी, 2 लाख केसेस पर डे। जी फिर उससे सबक लेते हुए जब जब ओमिक्रॉन वेव आया था, उस समय हमारी क्षमता करीब करीब इतनी हो गई थी, क्योंकि ओमिक्रॉन काफी माइल्ड केस था, तो हम लोग 10 लाख केस पर डे के हिसाब से भी लेने के लिए सक्षम हो गए थे। लेकिन एक तो बात होगी, ये तो कोविड की बात। उसके साथ साथ आप देखेंगे कोविड के बाद क्या हुआ है कि आपका आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपका जो आइसोलेशन वार्ड्स और आपके जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी स्ट्रेंथनिंग की बात की गई है उसमें, और काफी धनराशि का भी वो करीब करीब 70,000 करोड़ की अलॉटमेंट दिया है, ताकि जो हमारे जो सिस्टम है, जो अधोरचना है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काफी काम हो सके। इसमें पब्लिक हेल्थ एक लेबोरेटरीज बनेंगे हर जिले में, आपके जो आइसोलेशन जो बेड्स की सुविधा बनाई जानी है, प्लस जी। उसके सर्वेलेंस को थोड़ा इंप्रूव करना है। ये तो एक तैयारी होती गई। उसके अलावा जो ईआरसीपी एक पैकेजेस है, जिसके तहत राज्यों को दिया गया ताकि वो अपनी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको भी सुदृढ़ कर सके। तो काफी प्रयास हो रहे हैं उस दिशा में कि कैसे हम लोग सिस्टम को तैयार रख सके पीस टाइम में। और ये जो एक्सरसाइज होती है मॉक ड्रिल की, जो हम लोग ने सुविधाएं अभी तक के जो जनरेट करी हैं, बना ली हैं, वो सुविधाएं क्या कार्यरत है या नहीं है, उसको देखने के लिए है। अगर कोई केसेस बढ़ते हैं, क्या हम लोग सक्षम है उसको इमीडिएटली ड्रिल करके देखते हैं कि अगर, जैसे आप कोई भी अस्पताल जाएंगे तो उसमें कोड ब्लू होता है, अगर कोई जी। कोड ब्लू बोलता है तो उसमें पूरी जो आपकी कार्डियक का जो इवेंट होता है, कार्डियक अरेस्ट की जो जितने भी प्रोटोकॉल है पूरे लागू हो जाते हैं। वैसे ही जब मॉक ड्रिल है, अगर आपके केसेस बढ़ने लगेंगे कोई भी जिले में, कोई भी अस्पताल में, क्योंकि सब जगह तो एक साथ बढ़ेंगे नहीं, लेकिन तैयारी तो एक साथ सब जगह रखनी पड़ेगी आपको। तो ये तैयारी को निरीक्षण करना, क्या हम सक्षम है, क्योंकि हमने ये क्षमता तो विकसित कर ली, क्या हमारी क्षमता समय के अनुकूल उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि केसेस आपने जैसा बताया कभी भी बढ़ सकते हैं। जी तो एक वो मुद्दा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि पूरे केसेस माइल्ड हैं, और रमन जी ने जैसे बताया कि वायरस को भी प्रोपोगेट करना है, उसलिए थोड़ा थोड़ा सब लीनेजेस बदलता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो ज्यादा होगी। उसमें एक और चीज है जी। कि जो हमारे जो वैक्सीनेटेड पर्सन्स हैं, जी उसमें सीवियरिटी नहीं है, मतलब कम है। जो वैक्सीन इम्यून एस्केप भी कर रहा है वायरस, लेकिन उसके कारण, और दूसरी जो चीजें आ रही हैं कि उनमें ज्यादा सीवियरिटी नहीं देखी गई है। जैसे सीवियरिटी जो देखी जा रही है वो खाली कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट्स में देखी जा रही है। जी तो वो एक अलग सुझाव, जो जैसे एक एडवाइजरी भी जारी हुई थी कि जो कोमॉर्बिड वाले हैं उनको थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाली जगह में बचे। अगर उनको सर्दी जुकाम है या कोई किसी एक व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं तो मास्क का, ये पहले पिछले महीने जारी की गई थी। अब और थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज एज ऑफ नाउ पूरी तैयारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी फंड्स भी उपलब्ध करा दिए गए, मिशन चालू हुआ है जिसमें आपके सिस्टम को कैसे और रिसिलिएंट बनाना है उसके जी। ऊपर काम हो रहा है। बिल्कुल। प्लस ईआरसीपी के जो पैकेजेस हैं उसमें भी काफी धन मुहैया है। ये तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं, जो आगे
जी की तैयारी कर लें। बिल्कुल, और इसी का परिणाम भी हुआ कि जब पहली और दूसरी कोरोना संक्रमण की वेव आई थी, जो चरण था कोरोना का, उसमें भी भारत ने बेहतर ढंग से दुनिया के मुकाबले बेहतर प्रबंधन किया था। कुछ नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों से अगर तुलना की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन बेहतर था। डॉक्टर रमन, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, खासतौर से वैश्विक स्तर पर, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले केवल भारत में सामने नहीं आ रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों में भी सामने आ रहे हैं। अगर वैश्विक स्थिति की मैं बात करूं तो उसे आप किस दिशा में पा रहे हैं? क्या स्थिति है? नहीं, आप अगर सिर्फ नंबर्स की तरफ देखेंगे तो नंबर्स चारों तरफ बढ़ रहे हैं। आप अगर वो देखें कि कौन से वेरिएंट्स अलग अलग देश में ज्यादातर लोगों में दिख रहे हैं, उसमें भी बदलाव है। जैसे हम अभी आप 38% XBB 1.16 बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका देखें तो वहाँ XBB 0.1.15 ये वेरिएंट प्रीडोमिनेंट कर रहा है। ये फर्क क्यों है? क्योंकि ये एक ही फैमिली के अंदर जो वेरिएंट्स म्यूटेशन की वजह से तैयार हो रहे हैं, उनकी कंपटीशन और उसका ट्रांसमिशन डायनामिक्स, यानी एक इंसान कितने ज्यादा लोगों को मिलता है, उसका सोशल नेटवर्क कितना है, उसके ऊपर आधारित है। तो संख्या के हिसाब से तो चारों तरफ आप कभी भी टेस्ट करें तो आपको ज्यादा दिखाई देता है। अब जागतिक स्तर पे अगर आप देखते हैं तो जनरली जहां जहां डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ सारा जो टेस्टिंग का कवरेज है वो सरकारी खर्चे से यानी इंश्योरेंस के खर्चे से होता है। तो उनके यहाँ आपको नंबर्स दिखेंगे ज्यादा। लेकिन आप आमतौर पे अगर लेस डेवलप्ड कंट्रीज में अगर देखें, ऐसा आप अगर अफ्रीका देखें या कुछ हमारे एशिया में के देखें, संख्या आपको ज्यादा दिखाई नहीं देती, क्योंकि टेस्टिंग करना भी कम हो गया, क्योंकि उसका भी खर्चा क्यों हमने करना है। आप अगर ऐसे देखें कि आज के तौर पे ज्यादातर देशों में इवन काउंट करना कि नए कितने इन्फेक्शन हो रहे हैं वो बंद कर दिए हैं काफी देशों ने। आप अगर कोई साइट अगर खोल के देखें जो पुराने समय रहती थी, तो WHO की साइट ही आज रिपोर्टेड न्यू इन्फेक्शंस, रिपोर्टेड डेथ्स, इसके बारे में बोलती है। लेकिन बाकी जो दूसरे साइट्स थे उन्होंने बंद कर दिया ये काम, क्योंकि जैसा एंडेमिक होता है इन्फेक्शन, वो जब तक माइल्ड रहता है, सीवियरिटी नहीं बढ़ती और हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ता है, तो उसको काउंट करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस कम होता है। जी। जैसे आपने मदन गोपाल साहब को पूछा क्यों हम ये कर रहे हैं, हमको ये तो करना ही पड़ेगा। ये सरकार का दायित्व है कि हमारा पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, हम इतने इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो अभी भी अच्छा है कि नहीं है। अगर कभी भी कुछ भी अगर हुआ तो क्या हम उससे सही ढंग से लड़ पाएंगे? कोई नई बीमारी आई या इसका ही कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया, ये तो बार बार हमको देखते रहना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। लेकिन जागतिक स्थिति कोई इतनी खराब नहीं है। सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के आंकड़े अभी भी आ रहे हैं और बाकी तो आंकड़ों के ऊपर हम बोल भी नहीं सकते हैं बराबर। जी बिल्कुल, लेकिन जो आंकड़े देश में उभर के सामने आए हैं, जो मरीज हैं, उसमें ठीक होने की जो दर है वो 98% से अधिक है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन मुद्दा चूंकि कोरोना संक्रमण का है, इससे जुड़े तमाम दूसरे पहलू भी हैं। टीकाकरण का मुद्दा भी है। देश में टीकाकरण की स्थिति क्या है, सरकार ने अस्पतालों में जो तैयारी की है उसकी स्थिति क्या है, साथ में आम जनता की जो भागीदारी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का मामला है और बिना जनता की भागीदारी के इस बीमारी से बचाव एक तरह से करना ही पड़ेगा। इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका, और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और सरकार के स्तर पर की जा रही तैयारियों की। स्वास्थ्य मंत्रालय जिस तरह से तैयारी कर रहा है, उसका संदेश साफ है कि हर स्थिति के लिए तैयारी रखी जाए। मुद्दा पैनिक होने का नहीं, बल्कि सावधानी
बरतने का है। डॉक्टर अनिल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बात जब बीमारियों की आती है, किसी संक्रमण की आती है, कोरोना संक्रमण की ही बात हम लें, तो आम जनता की जो भागीदारी होती है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है। मौसम बदल रहा है, इसमें कुछ बीमारियां भी उभर के सामने आती हैं। लोगों की भागीदारी के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार तो अपने स्तर पे कदम उठा रही है, तैयारी कर रही है, लेकिन एक आम आदमी क्या करे, किस तरह से सावधानी बरते? तो ये जो कोविड की जो बीमारी है, जी, ये अस्पतालों में तो पैदा नहीं हुई। ये पैदा कहाँ हुई? ये पैदा हुई समाज में, समुदायों में, बाहर कम्युनिटी में। वहाँ से जब ये संक्रमण फैला, गंभीर हुआ, तो अस्पतालों में ये बीमारी आई। तो जहाँ पर ये बीमारी पैदा हुई है, यानी कि कम्युनिटी, समाज में, वहीं पर इसके अगेंस्ट जो डिफेंसेस हैं वो बनाने पड़ेंगे। और उन डिफेंसेस को जब हम बनाएंगे, उसको एक जन भागीदारी के रूप में बनाएंगे और वो जुड़ जाएगा सीधा सरकारी एफर्ट से, तब ही एक भागीदारी के रूप में ही इसका हल निकलेगा। तो आज के मौसम, बदलते मौसम में बीमारियां जो फैल रही हैं वो हम सब जानते हैं, यानी बुखार, खांसी, ज़ुकाम। बुखार के साथ साथ बदन दर्द, बहुत कमज़ोरी, थकावट, जी, गले में तकलीफ और ज़ुकाम। अब ये एक लक्षण कई बीमारियों के मिलजुल के आते हैं, जिसमें कि एडिनो वायरस भी, तमाम वायरस और कोविड भी, XBB भी है जुड़ा हुआ। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि इसका कारण कोविड है या कोई और वायरस है, वो अस्पतालों पे छोड़ दीजिए। एक जन भागीदारी के रूप में जो हमें कोशिश करनी है वो ये है कि अगर आज मैं उठता हूँ सुबह सुबह और पाता हूँ कि मेरे बुखार है, नाक बंद है, गले में दर्द है, थकावट सी महसूस हो रही है, तो नंबर 1, औरों से ना मिले, क्योंकि वो बीमारी फैलेगी औरों को। जी, तो घर में ही रहें जब तक 3 दिन तक आपको बुखार ना आए। और जब आप घर में रहते हैं, तो अगर आपको कोई भी हाई रिस्क बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, लंबे किडनी की, लिवर की, या एज 65 से ज़्यादा है, या आप किसी भी रूप में इम्यूनोसप्रेस्ड या कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो आपको एक अलर्ट पे ज़्यादा रहना पड़ेगा। और सीधे कोई भी अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से संपर्क कर लें टेलीफोनिकली। और क्या देखें घर पे लक्षणों का, अगर 3 दिन के अंदर अंदर बुखार, खांसी में नियंत्रण नहीं आता है, आप घर में ले सकते हैं पैरासीटामोल और कॉफ सिरप, भाप और खूब पानी और नॉर्मल डाइट और रेस्ट। अगर 3 से 5 दिन के बाद भी बुखार या खांसी में बढ़ोतरी होती जा रही है, जी, तो ये एक रेड अलर्ट सिम्टम है, खासकर अगर आपको डायबिटीज़ या कोई भी हाई रिस्क सिचुएशन है आपके साथ। दूसरा, अगर सांस लेने में कोई भी दिक्कत आए कभी भी, तो ये एक निशानी है, संकेत है कि खतरा। तीसरा, अगर छाती में दर्द होने लगे, सांस लेते हुए दर्द होने लगे, या आपके व्यवहार में कोई बदलाव आ जाए, जैसे पहचान करने में कोई गड़बड़ या बहक से जाएं, तो, और अगर ये सब नहीं है, तो आम तौर पे 3 से 5 दिन में ये बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। पैरासीटामोल, खांसी की सिरप, भाप और गर्म पानी के गरारे और रेस्ट और नॉर्मल डाइट रखनी है, इससे ठीक हो जाती है। और ना होए तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। और जब आपको कोई बीमारी होती है, आप घर में हैं, तो आप अलग कमरे में रहें। वेंटिलेशन, यानी खिड़कियां, दरवाजे दोनों तरफ के, आजकल मौसम ठीक है तो वेंटिलेशन दोनों तरफ से, ताकि हवा आई जाए। और मास्क, 3 लेयर वाला जो सर्जिकल मास्क है, वो घर में ज़रूर पहने रखें, ताकि औरों को ना ये फैले, और बाहर ना जाएं जब तक 3 दिन तक आपको बुखार बिल्कुल ना रहे तब तक। जी, बिल्कुल। सुरेश जी, ये बात मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना का जो लेकर उचित व्यवहार तय किया गया था, क्या वही पुराना फार्मूला ही इससे बचाव का सबसे कारगर तरीका है? जी हाँ, पुराना ही जो फार्मूला है वही अभी तक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कारगर फार्मूला है कि हमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। जो भी हमारे गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं उनका पालन करना चाहिए। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब तो कोरोना अब ठीक है, मैं तो बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ऐसा नहीं है। यदि आप अच्छा व्यवहार करेंगे, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, यदि आप घर से बाहर निकलते हैं और आप मास्क लगाते हैं, जी, तो ना केवल आप कोरोना से बचेंगे, बल्कि आप H3N2 वायरस से भी बचेंगे और वायु का जो प्रदूषण है उससे भी बचेंगे। तो
यदि आप मास्क लगाते हैं तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ जो हम बार बार कहते हैं कि हमें हैंड हाइजीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम सिंपल जो सोप वाटर है, पानी और साबुन से यदि हम बार बार हाथ धोएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। इसके साथ साथ हम नमस्कार करें, हैंड शेकिंग से बचें, क्योंकि हमारे भारत की सभ्यता है कि हम जो अभिवादन है वो नमस्कार करके ही हम यदि दूसरे लोगों को करते हैं तो अच्छा रहेगा, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। जी इसके साथ साथ हमने देखा है कि काफी सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। यदि किसी को नाक से पानी आ रहा है, किसी को बार बार छींक आ रहा है, किसी को बुखार है और वो एक ही टेबल पर बैठ के यदि खाना खाता है तो सारे फैमिली मेंबर्स उससे इन्फेक्ट हो जाएंगे। कोई भी यदि व्यक्ति जिसको बुखार है, नाक से पानी आ रहा है, उसको अपने आप को होम आइसोलेशन में रखना चाहिए। और हमने दिल्ली में देखा है कि 90 से 98% लोग अभी भी होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। केवल 1 से 2% व्यक्तियों को ही आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता होती है, भर्ती होने की आवश्यकता होती है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके जो यदि डेंजर सिग्नल है, यदि आपको बुखार 3 दिन बाद भी ठीक नहीं होता है, आपको ब्रेथलेसनेस है, सांस की गति यदि आपकी 25 या 30 बार प्रति मिनट से ज़्यादा है, तभी आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना है। और हॉस्पिटल आईसीयू बेड के लिए आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं, हमें हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि कोविड पॉजिटिव आ गया, इसको आईसीयू में रख दीजिए पेशेंट, नहीं तो पेशेंट को हम लूज कर देंगे। ऐसा नहीं है। जी आईसीयू के एडमिशन के अलग क्राइटेरिया हैं। आपको सामान्यतः यदि आपको बुखार है और ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है तो आपको जनरल वार्ड में भी आप ठीक हो सकते हैं। तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सभी पेशेंट्स को आईसीयू बेड्स के लिए नहीं दौड़ना है। घर पर आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को हॉस्पिटल जाना है जिनको वास्तव में ज़रूरत है, जैसे कि हार्ट के पेशेंट हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या बच्चे हैं, उनको ज़्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता। इस जो करंट XBB वेरिएंट है जो कि अब सर्च कर रहा है और ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द जीन सीक्वेंसिंग में जिसके मामले सामने आए हैं वो XBB 1.16 ही देखने को मिल रहा है। तो हमें इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक मोड में आने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रिवेंशन पे और कोविड गाइडलाइंस पर ही हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जी बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पैनिक करने की ज़रूरत है किसी को। इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है, लेकिन सावधानी की ज़रूरत है, बचाव की ज़रूरत है। सरकार अपनी तरफ से तमाम कदम बचाव के लिए उठा रही है, तैयारी भी कर रही है, लेकिन तैयारी का मतलब कहीं पैनिक से नहीं है। मदन गोपाल जी, बात टीकाकरण की मैं करूंगा क्योंकि जन भागीदारी की हमने बात की है। जन भागीदारी का हमने परिणाम देखा कि देश ने कोविड विरोधी जो टीकाकरण था उसमें एक रिकॉर्ड बनाया। देश ने अपने हाथों कोविड वैक्सीन तो बनाई, दुनिया के दूसरे देशों की भी मदद की। टीकाकरण अभियान को आप कैसे देखते हैं और उसकी क्या स्थिति है इस समय देश में? मनोज जी, जी जो टीकाकरण जो हम लोगों ने जब शुरुआत हुई थी टीकाकरण की, तो उस समय वैक्सीन की जो आपूर्ति थी तो जी। उस समय कम था। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। तो उस समय फिर हम लोगों ने ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज किया कि 60 प्लस हेल्थ वर्कर्स। तो उसके बाद धीरे धीरे शनि हम लोग जोड़ते चले गए। तो जब हम लोग टीकाकरण की बात कर रहे थे उस समय, इट वाज ऑल डिमांड ड्रिवन, कि डिमांड और सप्लाई ड्रिवन दोनों कैसे मैच होता है। हमारे पास क्षमता थी क्योंकि हम लोग पहले जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें हम लोग टीकाकरण करते रहे। तो उसके कारण एक जो संरचना बनी थी, एक वो अनुभव था हमारा, जिसके कारण हम लोग एक दिन में, कभी कोई सोचा भी नहीं था किसी ने कि एक दिन में हम लोग 2.5 करोड़ से ज्यादा टीका लगा पाएंगे। जी और दूसरा आज की डेट में तो करीब 220 करोड़ से ऊपर हम लोग ने टीके लगाए हैं। तो अब बूस्टर और सबको मिलाकर करीब 230 करोड़ करीब हमने टीके लगा चुके हैं। एक तो ये बात है। जी जब शुरू में जब टीका स्टार्ट हुआ था तो काफी संशय था कि ये भारत में टीका बना है, इतनी जल्दी बना है, तो ये प्रभावी होगा या नहीं होगा। तो जब टीके जब बनाए गए थे तो उसके जो मापदंड और जो साइंस है, जो विज्ञान है, विज्ञान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था। तो उसके हिसाब से ही जो प्रोसेसेस थे जिसमें आपको जो अप्रूवल्स देने हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको एक्सपीडाइट किया गया, जिसके कारण बहुत जल्दी से आपके पास टीका आपके पास उपलब्ध हो गए थे। जब टीका उपलब्ध हो गया था, संशय की स्थिति थी, तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने स्वयं टीका लगवाया, जिससे एक संदेश गया और
आप देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स आएगा उनका। तो ये तो पहले शुरू वाली बात होगी। जब उसके बाद जब दूसरे टीके की बात हुई, जो सेकेंड डोज दिया गया, तो उस समय भी ये बात हो रही थी दूसरा टीका लगा रहे हैं कितना प्रभावी होगा, उसकी भी स्टडीज हो रही है, क्योंकि साथ साथ में अध्ययन भी चलता रहता है। ऐसा नहीं एक जैसे टीका लगा है तो कुछ साथ में कोई एजेंसीज हैं, आईसीएमआर है और उसकी सहयोगी एजेंसीज हैं, जो अब उसके ऊपर अध्ययन स्टार्ट कर देती हैं कि टीका का प्रभाव कितने दिन तक के रहेगा, बूस्टर की कब आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा टीका कब लगाना है। उसके हिसाब से ही हम लोग ने दूसरा टीका का बात किया गया, उसके बाद फिर बूस्टर की बात करी गई। अभी बूस्टर का अपटेक थोड़ा सा कम है, जी क्योंकि आप देखेंगे कि पहले और दूसरे टीके तो करीब 90% से ऊपर निकल गए, लेकिन जब बूस्टर की बात होती है इसका अपटेक काफी कम है। क्योंकि हुआ क्या कि ओमिक्रॉन जब इन्फेक्शन आया तो काफी ये धारणा हो गई कि आपका 2 टीके लग गए, नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी ये जो वेरिएंट है XBB.1.16, जो ये वेरिएंट है जिसके कारण ये देखा गया कि जिसको अगर 3 टीके लगे हैं तो उसमें सीवियरिटी एंड अदर थिंग्स ये कम होती है। तो अभी बूस्टर जो आपका जो प्रिकॉशन डोज की बात कर रहे हैं, प्रिकॉशन डोज का अपटेक थोड़ा कम है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रिकॉशन डोज कैसे बढ़ाया जाए। इसमें जैसे आपने पहले पूछा था कि जन भागीदारी से ही हो पाएगी, कैसे हम लोग को उसको आगे बढ़ाना है। इसमें काफी जो रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर एसोसिएशन है, जो आपके एनजीओ जो काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आगे बढ़कर थोड़े से सहयोग करना है, ताकि ये जो प्रिकॉशन डोज है, थर्ड डोज जो है, जो खासकर हमारे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, 60 के ऊपर वाले हैं, कोमॉर्बिड वाले हैं, तो उनको तो कम से कम ये टीका लग जाए, ताकि जो सीवियरिटी तो कम हो जाए। इन्फेक्शन होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन सीवियरिटी कम देखी गई है जिनमें सब तीनों खुराकें ली हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, अगर बूस्टर की मैं बात करूं, बूस्टर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं, और जो भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, 2 टीके तो लगभग 90% से अधिक लोगों ने लगवा लिए, लेकिन बूस्टर की जब बात आती है तो आंकड़े उतने उत्साहवर्धक दिखाई नहीं देते। बूस्टर को लेकर क्या सोच होनी चाहिए, क्या स्थिति होनी चाहिए, इसे लगवाना कितना आवश्यक है, इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? आवश्यक तो बहुत है, और अब हमारे पास वैक्सीन्स भी नए नए आ गए हैं। कोवोवैक्स आ गया है जो कि शायद रिलीज़ हो जाएगा इसके लिए, कोर्बेवैक्स है, और नेज़ल वैक्सीन जो नाक के ज़रिए दे वो भी है। तो वैक्सीन्स का जो प्लेटफॉर्म है, पोर्टफोलियो है, वो बढ़ गया है, और अब बहुत सेफ़ वैक्सीन्स आ गए हैं। कोर्बेवैक्स है या कोवोवैक्स है या नेज़ल वैक्स, बहुत सेफ़ हैं, सब यूनिट वैक्सीन्स हैं ये, जो कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स है। और नेज़ल वैक्सीन में तो इंजेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन सब को देखते हुए ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन हुआ क्या कि जो आम सोच है वो इस धारणा से नहीं जुड़ती। वो कैसे सोचते हैं कि संक्रमण तो फैल रहा है चारों तरफ, कुछ हो भी नहीं रहा, 2 दिन का छींक जुकाम होता है और ठीक हो जाता है, तो मैं क्यों जाऊं इतने दूर और टीका लगवाऊं, क्या फ़ायदा, जबकि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो जो सोच है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है एक आम हम लोगों का, वो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं जोड़ता जो मेडिकल व्यू पॉइंट है कि ये ज़रूरी है, आगे के लिए ज़रूरी है। जितने ज़्यादा लगवाएं बूस्टर, उतना ही बचाव समाज का भी है और व्यक्तिगत लेवल पर भी है। तो जो हमारी मेडिकल हेल्थ थिंकिंग है और जो एक आम धारणा है, बिलीफ सिस्टम, जो कि ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें अभी तालमेल नहीं हुआ है। तो लोग देखते हैं कुछ भी नहीं हो रहा, इन्फेक्शन संक्रमण फैल रहा है, ठीक हो रहे हैं लोग, तो क्यों लगवाएं हम। लेकिन उस सोच को बदलने के लिए हमें थोड़ा और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि समझाना पड़ेगा कि ये हेल्थ पर्सपेक्टिव से, मेडिकल पर्सपेक्टिव से, आपके आज के लिए नहीं तो कल के लिए, आपके लिए नहीं तो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बूस्टर डोज आज ही जाके लगवाना शुरू करें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रमन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अमेरिका में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबॉडी की खोज की है जो ओमिक्रॉन समेत कोविड का कारण बनने वाले वायरस के सभी अहम वेरिएंट्स को फैलने से रोकता है। इस खोज से क्या आशय है, क्या जानकारी आपके पास है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम जब मोनोक्लोनल बनाते हैं जी, तो वो मोनोक्लोनल अगर सारे वेरिएंट्स के खिलाफ काम करती है तो हमको एक सोचना पड़ता है, जैसा पहले मैंने बताया, वायरस को भी जिंदा रहना है, उसको इंसान को मारना नहीं है, क्योंकि हम अगर इकट्ठा रहे तो ही वो वायरस को सुकून है।
नहीं तो वायरस के लिए तकलीफ है। अब अगर मैं मोनोक्लोनल बनाऊं, जी मेरे पास एंटीवायरल ड्रग्स है, पैक्सलोविड है, मोलनुपिराविर है ना, अलग अलग किस्म की दवाइयां और वैक्सीन भी है। अब ये रहते हुए मैं और एक फैक्टर अगर बनाऊं तो वो एक नया चैलेंज हो जाता है वायरस के लिए कि उसको भी मुझे ओवरकम करके एक ऐसा वेरिएंट बनाना पड़ेगा जिससे मैं जिंदा रहूंगा। तो ये जो रहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये ज्यादातर टाइम उसका उसका जो स्टोरेज का जो इस्तेमाल करने का पीरियड रहता है ना, वो पीरियड कम कम होते जाता है। आप जितना वायरस को रेजिस्टेंस करेंगे, जितने नए मोनोक्लोनल्स बनाएंगे, उतना वो विषाणु जो है उसको ओवरकम करने की ताकत लगाएगा, म्यूटेशन नया बनाएगा, एस्केप म्यूटेंट बन जाएगा। जी लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, आप अगर पुराना भी देखें, आप डेल्टा के खिलाफ जो काम करते थे मोनोक्लोनल्स, वो तो अच्छे थे, लेकिन वो सिर्फ डेल्टा के खिलाफ काम कर पाए। बाद में डेल्टा गया, ओमिक्रॉन आया, तो दूसरे ही बाकी और मोनोक्लोनल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो बोलने का मकसद क्या है, ये मोनोक्लोनल्स अच्छी डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो सीवियर डिसीज होएगा, उसको मुझे जल्द से जल्द कम करना है, तो उन लोगों में मुझे फायदा होगा अगर ये अच्छे मोनोक्लोनल मिले तो। लेकिन सबसे अच्छी बात अभी क्या है कि कोई अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट में अगर मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, जी अगर मुझे कोई सीरियस क्रॉनिक मॉर्बिडिटी नहीं है, तो मुझे तो हॉस्पिटलाइजेशन का भी रिस्क कम है, डेथ का भी कम है। तो ये मोनोक्लोनल की यूटिलिटी और ये कितने समय तक काम करेगी, ये एक क्वेश्चन मार्क रहता है। तो मोनोक्लोनल्स की तरफ देखने के बजाय मैंने प्रिकॉशनरी डोज लिया क्या, मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करता हूं क्या, इसके तरफ ज्यादा ख्याल देना है। क्योंकि मैं हाई रिस्क ग्रुप्स में अगर आता होगा तो मुझे उससे डरना है। मैं मोनोक्लोनल अच्छे आ रहे हैं, वो सारे के खिलाफ काम करते हैं और मैं कुछ भी ना करूं ना मैं वैक्सीन का डोज लूं प्रिकॉशनरी, ना मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करूं, ये गलत है। जी डॉक्टर सुरेश जी, क्या अब ये मान सकते हैं या माना जाए कि धीरे धीरे ही सही कोविड अब सामान्य फ्लू की तरह बन रहा है? निश्चित रूप से काफी सारे वायरल डायनेमिक्स को यदि हम समझें और हम ये देखें कि अब जो इसका जो बीमारी को उत्पन्न करने की यानी कि जो पैथोजेनेसिटी या उसका जो सीरियसनेस है जी वो ब्लंटिंग हो रही है, कम हो रहा है, और जो पेशेंट्स हैं वो बड़ी तेजी से ठीक हो रहे हैं। यानी कि हम एक बहुत जो पीक था फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में, अभी जो इसका नंबर ऑफ केसेस जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। यानी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंडेमिसिटी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स। सो उसका जो तीव्रता है वो कम हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारे पास अब आपने देखा होगा कि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो या दूसरे एंटीवायरल ड्रग हो या टोसिलिजुमैब हो, वो इतना ज़्यादा उनका रोल नहीं रहा है। अभी हमने देखा कि रेमडेसिविर जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है उसे बाहर हो गया। पहले रेमडेसिविर करते थे हम, अब रेमडेसिविर का करंट गाइडलाइंस में कोई रोल नहीं है। एंटीवायरल ज़्यादातर ड्रग्स का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा है। हमने पहले देखा कि पहले कितना ज़्यादा हम विटामिन्स और HCQS और एजिथ्रोमाइसिन देते थे, उसका अब कोई रोल नहीं रहा है। सो अब धीरे धीरे ये जो वायरस है ये कम्युनिटी में, समाज में सेटल होता जा रहा है और धीरे धीरे इसकी जो तीव्रता है, इसके जो लक्षण उत्पन्न करने की क्षमता है वो भी कम होगी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो भी लोगों में डेवलप हो रही है। और यदि किसी ने बूस्टर डोज लिया है या थर्ड डोज लिया है, प्रिकॉशन डोज लिया है, तो इसके जो लक्षण हैं वो बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही माइल्ड हैं, बहुत ही लो इंटेंसिटी के हैं और लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। यानी कि आने वाले टाइम में ये सिंपल जैसे कि हमारा सर्दी जुकाम होता था, इस तरह का ही हो जाएगा, ऐसा ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है। जी डॉक्टर रमन, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा इस बारे में, क्योंकि किसी भी संक्रमण के क्या कितने चरण होते होंगे, क्या कह सकते हैं कि कितनी लहर इसकी आती होंगी या ये अपने आप खत्म हो जाएगा? आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, जैसा
मैं ज्यादा थियोरेटिकल इस पर बात नहीं करूंगा, जी लेकिन जैसा पैंडेमिक था, पैंडेमिक के बाद में क्या होगा, वो एक एक छोटे एरिया में, हाँ, जहाँ ज्यादातर वल्नरेबल लोग हैं, जिन्होंने वैक्सीन भी नहीं लिया है, जिनको इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है, ऐसे लोगों का शरीर ढूंढेगा और उनके शरीर में जाने की कोशिश करेगा। सबसे पहली बात, अगर समझ लीजिए उसने वैक्सीन भी लिया है, कुछ भी ये किया है, तो हमने देखे हैं कि ये विषाणु की इवोल्यूशन में ये विषाणु ऐसा एस्केप म्यूटेंट बनाएगा जो माइल्ड इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं उसको हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जी बिल्कुल। मदन गोपाल जी, मैं आपसे जानना जी सीरियस इवेंट्स तो होना कम हो गया। अभी आपको एंडेमिक स्टेज के तरफ आप जब जाते हैं तो फोकल आउटब्रेक्स आपको दिखाई देते हैं। तो फोकल आउटब्रेक्स होंगे, और ये जो विषाणु है ये आम तौर पे जैसे कुछ बीमारियां रहती है जिनके बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती है, उन बीमारियों में ये आगे चल के जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे हिसाब से ये अगले 2-3 साल के अंदर कोई अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न ना आए तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो जाएगा। जी बिल्कुल। मदन गोपाल जी, वैक्सीन और टेस्टिंग जिस दिशा में देश में हुई है या जो दिशा इसकी रही है, उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं केरल की या महाराष्ट्र जैसे राज्यों की, तो इसमें अक्सर मामले कोरोना संक्रमण के अधिक उभर के सामने आए हैं। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? ये आप देखेंगे जैसे दोनों राज्य जो हैं वैसे भी काफी प्रोग्रेसिव रहे हैं, और वहां पे टेस्टिंग और सर्वेलेंस सिस्टम उनका काफी अग्रिम अवस्था में है। मतलब काफी वहां पे जागरूकता ज्यादा है। अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो अस्पताल में टेस्टिंग हो जाती है। अब जैसे केरल का आप टेस्टिंग पॉजिटिविटी देखेंगे तो मतलब जो भी आ रहे हैं वहां पे सिम्टम्स है वो टेस्ट कर रहे हैं। जैसे रमन जी ने बताया था कि ज्यादा टेस्ट करेंगे ज्यादा केस निकलेंगे। जो विकसित देश हैं तो विकसित देश में ज्यादा टेस्टिंग होती है, अनिवार्यता लोग टेस्ट कराते हैं तो ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। लेकिन साथ साथ में आप देखेंगे जो वैक्सीन है, वैक्सीन का अपटेक भी संतोषप्रद है, लेकिन बूस्टर कम है वहां पे। केसेस तो बढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे कि जो आपका स्पेनिश फ्लू था जो 19वें दशक में जो स्टार्ट हुआ था, उसके भी आपके विषाणु आज अगर ट्रेस करना चाहेंगे तो वो ट्रेस हो जाते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो आपके जो वायरस का प्रोपोगेशन है, स्वाभाविक उसकी जो नेचुरल कोर्स ऑफ हिस्ट्री है, तो उसी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो उसमें जो टेस्टिंग और वैक्सीन का आपने जो बोला है, तो ज्यादा टेस्ट करेंगे ज्यादा केसेस मिलेंगे। अगर टेस्टिंग पॉजिटिविटी, आपको ये सोचना है कि अगर ज्यादा टेस्टिंग पॉजिटिविटी आ रही है तो आप कौन से केसेस का टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे केरल में भी आप देखेंगे तो सिम्टोमेटिक और जो कोविड वाले पेशेंट हैं उन्हीं के आप टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी। उसके हिसाब से एक और चीज जो देखनी है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारा टेस्टिंग का, वो है आरटीपीसीआर टेस्ट। बहुत सारे लोग जो है रैट टेस्ट कर लेते हैं, घर में टेस्ट कर लेते हैं, उसको भी रिपोर्ट कर देते हैं। अगर आरटीपीसीआर आप टेस्ट करेंगे तो वो सैंपल आपका जीनोमिक सर्वेलेंस में भी जा पाएगा। तो अभी ये देखना है कि जो प्रतिशत है आरटीपीसीआर और रैट टेस्ट का, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो सब लोग से दोनों राज्य हैं तो जो मीटिंग होती है स्वास्थ्य विभाग की, तो वो यही निर्देश देते हैं कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि अगर कोई सैंपल पॉजिटिव आता है तो उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा सके। अदरवाइज जो जैसा टेस्टिंग चल रहा है तो काफी एडुकेट टेस्टिंग हो रही है। और जो वैक्सीन का अपटेक है वो बूस्टर का, जैसे पहले भी बताया कि बूस्टर कम है, तो ये कोशिश करना है कि कैसे बूस्टर की खुराक बढ़ा सकें उसको। जी बिल्कुल। अनिल जी, जो टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में देखने में आया है कि कहीं टेस्टिंग की जो दिशा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कई जगह थोड़ी शिथिलता नज़र आती है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? राज्य सरकारों की जो भूमिका इस पूरे कोरोना संक्रमण अभियान में है? बड़ा देश है और हेल्थ फेडरल सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में है, तो इसी वजह से ये मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल का जो मूल आधार है वो यह है कि देश भर में एक समन्वय, संतुलन, एक कोऑर्डिनेशन बन जाए, स्टैंडर्ड अप्रोचेस डायग्नोसिस की और मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के आधार पे के अराउंड एक आम सहमति बने
देश भर में। यही विशेष मूल आधार है आज और कल होने वाली ड्रिलों का। और जो आपने कहा वो उसका हल इन ड्रिल से ही निकलेगा। बार बार जब हम एक साथ काम करेंगे तो एक साथ काम करना सीखेंगे और इससे अपने आप एक समन्वय, एक बैलेंस आ जाएगा स्टेट्स और सेंटर के अप्रोच में। जी बिल्कुल। और केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसका उद्देश्य भी यही है कि पूरा देश जो है वो कोरोना संक्रमण को लेकर जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, जो अस्पताल हैं, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, उसमें तैयारी पूरी रहे। जाहिर सी बात है, मुद्दा पैनिक होने का नहीं पर सावधानी जरूर बरतने का है। और जब सावधानी की बात होती है तो आम जनता को भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।